जैसे पैदा कैसे होते हैं, ये सब और बहुत सारे सिखाए। और वो जो यहाँ वो जो अवसर मिला तो मैं यहाँ आई तो मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले मैंने आदिवासियों का जो मूल देवी देवता होते हैं उनके बारे में जाना कि हमारे जो मूल देवी देवता होते हैं वो प्राकृतिक रूप से प्राकृति है हमारी। कैटेगरी में आते हैं, बट हम लोग को हम थोड़ा सा अलग हैं तो वही, लेकिन अभी अलग समझा जा रहा है। तो ऐसे ऐसे करके तो फिर मैं इधर उधर बहुत घूमा, फिर घर में बोले कि आ जाए ऐसे करके, फिर मैं आ गया। फिर गाँव में बालकों में रहती हूँ मैं। मेरे को मामा लोगों से ही पता चला कि शक्तिपीठ बहुत दिन हो गए, 3-4 साल हो ही गए करीबन, है ना, 3-4 साल करीबन हो ही गए मेरे को शक्तिपीठ में जुड़े हुए और अपने समाज के बारे में सुनना जानना। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अपने लिए जान ही जाती हूँ मैं। और ये मेरा शायद 2 या 3रा तो मेरे को नहीं पता था कि यहाँ हमारे समाज के बारे में बताया जाएगा, वास्तविक रूप से बताया जाएगा कि हम हिंदू हैं या क्या, नहीं पता था। मैं एक बार आत्मरक्षा शब्द को सुन के ही यहाँ पे आई। मेरा तबियत खराब था, ना ही भैया को बोली थी कि भैया मेरा तबियत खराब है, वहाँ हंसती नहीं सोने पाती हूँ करके। तो भैया बोले ठीक है, टेबलेट वगैरह ले आए ऐसा। तो अब मैं यहाँ से अब मेरा कितना तो शिक्षा मिल गया कि अब मैं जाऊँगी भी। मेरे दादाजी, मेरे को नहीं पता था कि मेरे घर में कौन से देवता को मानते हैं। उस दिन मन में पूछ रहे थे क्या मानते हैं, सब लोग बताए करके। तो मैं सोच रही थी मैं क्या बताऊँ करके। फिर मैं सुनी थी कि कुछ मेरे दादाजी जैसे कोई आते हैं तो दवाई वगैरह देते हैं, तो कुत्ता अगर काटता है तो कहते हैं तो ले हम सही दवाई खा दो, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो सुनी बस, लेकिन नहीं जानती थी मेरे घर के लोग ये सब मानते हैं करके। लेकिन सब लोग बता रहे हैं कि मेरे भाई ठाकुर मानते हैं, गाँव सही मानते हैं। तो मेरे पर मेरे दादाजी कुछ बड़बड़ा रहे थे, तो शायद मेरे घर भी मानते होंगे करके। इसलिए मैं भी बोली कि मेरे गाँव में गाँव सही और ठाकुर भी मानते हैं करके। मैं बोल गई थी कि मेरे को नहीं पता था मेरे गाँव में क्या। मेरा थोड़ा मुद्दा ये था कि जैसे कि यहाँ पर सीखा, बहुत कुछ सीखा, बट एक खासकर मैं अपने समाज में भी पूछता हूँ जैसे, तो इससे थोड़ा मुझे थोड़ा खराब हुआ कि हमारे लोग क्यों नहीं आते हैं इस मतलब इधर समाज आदिवासी समाज में। और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना मतलब बधाई देना चाहता हूँ कि इनके माध्यम से मैं इधर आया हूँ। ये मेरा दूसरा बार है। और जैसे संविधान के बारे में सभी लोगों को जानना भी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत कुछ है हम लोग। मतलब जूडो कराटे का होने वाला है और डंडे वाले का कार्यक्रम होने वाला है। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब फॉर्म फिल किया और फिर सीधे मैं सोचा था कि यहाँ मतलब ज़्यादा आएंगे, कम से कम 100 मतलब सैकड़ों के तादाद में, पर यहाँ के पता चला। हाँ बिल्कुल बोलिए। कोई शक्तिपीठ है करके, बाद में पता चला कि यहाँ दिवाली बाजार कोरबा में शक्तिपीठ है। सर्जन जी के द्वारा पता चला, संतोष कल्याण जी के वहाँ जाता है। और मुझे सबके बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे 8 साल की ट्रेनिंग के लिए पता था कि वही कराएंगे करके। ये सब कुछ सीखकर अच्छा लगा। जैसे कि 8 साल की ट्रेनिंग के साथ साथ गोंडी धर्म के बारे में पता चला हम लोगों को। और गोंडी भाषा मिला, जैसे वहाँ गए थे तो दादा बताए कि हम लोग जब आरती करते हैं तो राइट से लेफ्ट करते हैं, इसके बारे में बताए। और गुरुमा देव क्या है, बड़ा देव क्या है, उसके बारे में बताए। और जो लोग हम लोग को प्रशिक्षण देने आए थे वे पुराना क्या है, इतिहास, भूगोल। हमारे पूर्वज लोग कैसे रहते थे, हमारे पूर्वज लोग गुफाओं में रहते थे और कच्चा मांस खाते थे। उसके बाद जानवर पालना शुरू किए, उसके बाद खेती करना शुरू किए, उसके बाद
औजार बनाना शुरू किए और संविधान के बारे में जाने हमने। महोदय जी है ना सजीव छत्तीसगढ़ी में ही समझ सबसे पहले मैं श्रीमान राकेश जी प्लस श्रीमान सर्विस सरोगिया प्लस मैं मैडम जी और भैया जी और भागवत भैया प्लस खाना के मतलब आज कोमल बा एक बार तारीफ बताऊंगा शंभू क्लैप। मैं तो यहाँ दो बार जी अब यहाँ टाइम के बारे में ज़्यादा टाइम से नहीं पूरा जिला पूर्वक वर्तमान में मैं संसद के इलाके से प्रवक्ता के रूप में काम करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 2000 सामने माना सामने शंभू बाबांना
फिर चलो शाम ढल जाएगा। जाएगा। ऐ मुसाफिर चलो शाम ढल जाए ना, देखते देखते रुत बदल जाए ना, देखते देखते रुत बदल जाए ना। ऐ मुसाफिर चलो शाम ढल जाए ना। और एक विषय हैं शहर में कई हादसे हो रहे हैं, शहर में कई हादसे हो रहे हैं, शहर में कई हादसे। घर चरागों से मेरा भी जल जाए ना, घर चरागों से मेरा भी चल जाए ना। ऐ मुसाफिर चलो शाम ढल जाए ना। एक तराना हुआ एक फसाना हुआ, एक तराना हुआ एक फसाना हुआ। आज जो आप आए हैं यहाँ पर एक फसाना है। फसाना मतलब एक कहानी, तराना मतलब तरन्नुम गीत जिसको गाया जाता है। एक तराना हुआ एक फसाना हुआ, राज दिल से कभी जो निकल जाए ना, राज दिल से कभी जो निकल जाए ना। ऐ मुसाफिर चलो शाम ढल जाए ना, शाम ढल जाए ना, शाम ढल जाए ना। तो जब मला खाना खाना बुला मेरे में हल्का सही स्माइल। मला खाना खाना बुला सकते ना अगर बात करता तो मैं तो बुला करके आए। आपको सब याद 5 दिवसीय कैंप में सेवा जोहार। ये आज का हमारा अंतिम भोजन है इस प्रशिक्षण अवधि का। और इसके बाद हम सभी फिर ना चाहते हुए भी अपने अपने निवास स्थान की ओर जाएंगे, जो हमारे लिए एक बेहद भावुक पल है। इस पर हम इतने अच्छे से भोजन कैसे कर पाएंगे। ठीक है, कैमरा उधर करें, कैमरा में थोड़ा सा मुस्कान जी का भी हो गया। मुस्कान एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ का? अच्छा चीज़ें सीखने को भी मिला, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है, ये सीख लिया मैंने। ये सीख लिए लाइफ में हमारे पति की सम्मान सोनी कब आएगी तू? 1 महीने तो हूँ। ये अभी 2 महीने के बाद कब आएगी? मैंने बोला उनको कि मैं अंबेडकरवादी हूं, बिरसावादी हूं, लेकिन मैं तरस गया उनके मुंह से सुनने के लिए कि वो अंबेडकरवादी है। अपने दलित लोग भी खुद को आज बौद्ध बोलते हैं, लेकिन अंबेडकरवादी नहीं बोलते हैं। अबे बाबा साहब नहीं होता तो बुद्ध के दर्शन होते क्या? कौन सा समाज है तुम्हारा?
कौन है तुम्हारे समाज का चालक पालक और मालक? किसके इशारे पे चलते हैं आप? कौन सी व्यवस्था है तुम्हारे पास? यहां का बौद्ध भाई डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का लिखा हुआ ग्रंथ अपने बच्चे के हाथ में देता है, जिसको बुद्ध और उसका धम्म बोलते हैं। तुम्हारे समाज में ऐसा आदमी भी है जो तुम्हारा ही आरक्षण लिया है, कलेक्टर बना है, मिनिस्टर बना है, आमदार बना है, जिला परिषद सदस्य बना है, डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है और समाज के बारे में नहीं सोचता है। तुम्हारा ही आरक्षण लिया है, तुम्हारा ही भाई है। अगर वो बोगस आदिवासी है तो ये गद्दार आदिवासी है जो तुम्हारे समाज के बारे में नहीं सोचता है। थोड़ा पढ़ लिख लिया तो नागपुर भगता है, शहर में जाता है, बड़ा बंगला बनाता है, टीवी और बीबी में रह जाता है। उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है। एक आध बार चंदा दे दिया तो उसको ऐसा लगता मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। अबे तेरा बच्चा आदिवासी नहीं रहेगा। अपनी औकात थी क्या यहां बात करने की? जब तुम आदिवासी ही नहीं रहोगे तो तुम्हारा क्या होने वाला है थोड़ा सोचना शुरू कर दो। तुम्हारी पहचान खत्म, तुम्हारा अस्तित्व खत्म। जैसे अंडमान निकोबार में आदिवासियों को देखने जाते ताई और ऐसे ब्रेड के टुकड़े फेंकते हैं। वो बच्चे बिगर कपड़े पहने नंगे हमारे आदिवासी लोग आते हैं सामने, जैसे जानवर को रोटी देते हैं। उसको म्यूजियम बोलते हैं, आजाब घर बोलते हैं कि बताते देखो ये ऐसे आदिवासी है। ये गढ़चिरौली में भी चल रहा है। गढ़चिरौली में आदिवासियों के नाम पर इंटरनेशनल फंड आता है। आदिवासी को मालूम ही नहीं कि उसके नाम पे कौन फायदा उठा रहा है। जितने आदिवासियों के संगठन गढ़चिरौली में नहीं है उतने यहां पर एनजीओ है गैर आदिवासियों के। वो कमा रहे आदिवासी को दिखा दिखा के। मैं मुद्दे से हटके बात कर रहा हूं। 13 साल की आदिवासी लड़की अपने हाथ में बंदूक पकड़ती है, टीवी पे दिखाता है कि ये नक्सली थी, ये लड़की को मारा गया है, ये इसकी उम्र 13 साल है। समाज का कोई आदमी उसके बारे में बात नहीं करता कि आखिर क्या बात है, ये 13 साल की लड़की ने अपने हाथ में बंदूक क्यों पकड़ी। कौन सा समाज है तुम्हारा? कौन है तुम्हारे समाज का चालक पालक और मालक? किसके इशारे पे चलते हैं आप? कौन सी व्यवस्था है तुम्हारे पास? यहां का बौद्ध भाई डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का लिखा हुआ ग्रंथ अपने बच्चे के हाथ में देता है, जिसको बुद्ध और उसका धम्म बोलते हैं। उनका बुद्ध विहार चलता है, उनके स्कूल चलते हैं, भिक्खु काम करते हैं, समता सैनिक दल का काम चलता है, तब जाके समाज का अस्तित्व है। यहां का मुस्लिम भाई 4 साल की उम्र में अपने बच्चे को मदरसा में लेके जाता है, उनके भी स्कूल चलते हैं, बच्चों को जमात में लेके जाते हैं। वो अपने बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ देता और बोलता बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है, इसको लेके चल। यहां का ब्राह्मण भाई अपने बच्चे के हाथ में वेद देता है, पुराण देता है और बोलता है इसको चला। आज तो व्यवस्था उनके हाथ में है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके बच्चे ने बोला मैं कौन हूं, मेरा इतिहास क्या है, मेरा वंश क्या है, मैं किस वंश का हूं, मेरा क्या इतिहास है, मैं कौन हूं, मेरे दोस्त कौन है, मेरे दुश्मन कौन है, मेरे को कैसे जीना है। आपको पूछा आई मला एक पुस्तक देऊन दे, नाकुन उंदी किताब सिम्मा दाई नाकुन किताब सिम नावा जीवनसाठी बती तरी सीसी में मुन्नेटसाठी, मेरे आगे के जीवन के लिए कुछ मेरे को दे। क्या देंगे तुम लोग? क्या है तुम्हारे पास अपने बच्चों को देने के लिए? ऐसा समाज सिर्फ शादी में 100 लोग 5000 लोग दिखते हैं और मैयत में 5 लोग, इसको समाज नहीं बोलते हैं। एक तरफ गोंड भाग रहा है, एक तरफ प्रधान भाग रहा है, एक तरफ माड़िया भाग रहा है। बे तेरा खून एक है, तेरा डीएनए एक है, तेरी संस्कृति एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। बाबूराव शर्मा के ने बोला था, जो आदमी अपने भाई को भाई नहीं समझता मैं उसको गांडू समझता हूं। वो नामर्द है,
जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा? ये बाबूराव शेड़माके ने बोला है। क्या लगता था बाबूराव शेड़माके आपका? चलो आप अपने भाई को बोलो कि मेरे लिए तू फांसी के तख्ते पे चढ़ जा, अपने बाप को बोलो, अपने बेटे को बोलो, अपनी बहन को बोलो कि मेरे लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ जा, नहीं चढ़ेगा। लेकिन बाबूराव शेड़माके तुम्हारे लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ा, खत्म हो गया वो। उसकी बीबी थी, उसके बच्चे थे, उसके मां थी। यहां के गोंड ने नहीं बताया कभी कि कहां है बाबूराव शेड़माके का परिवार। यहां के प्रधान ने नहीं बताया कभी बाबूराव शेड़माके का परिवार कहां है। यहां के माड़िया ने नहीं बताया, और बाबूराव शेड़माके के जो आंदोलन में लोग थे उन्होंने भी नहीं बताया। इतना बेईमान समाज है ये, जिसको उनके परिवार का भी पता नहीं है। बाबूराव शेड़माके के बाद उसके बच्चे का, उसके परिवार का क्या हुआ कोई नहीं बताता है। मैं रिसर्च कर रहा हूं। सुबेरे बाबूराव शेड़माके को फांसी की सजा होती है और दोपहर में फांसी के तख्ते पे खड़ा कर देते हैं। यह विश्व का पहला केस है। कोई भी सजा आफ्टर 24 आवर्स होती है, लेकिन 2 घंटे में बाबूराव शेड़माके को इन्होंने फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया। पहली बार फांसी का फंदा टूट गया, दूसरी बार चढ़ाया, और तीसरी बार मरने के बाद उसके कोई अवशेष नहीं बचना चाहिए, ऐसे मनुवादी चाहते थे। उन्होंने उसको चूने की भट्टी में डाला। चलो 3, 2, 1 गो। क्योंकि बाबूराव शेड़माके सभी जगह बोलता था कि राज हमारा है तो व्यवस्था भी हमारी होनी चाहिए। यह सच्चाई थी उसकी। हमारे दिमाग में डाला जाता है कि ये शनिवार है, हनुमान जी की तरफ चले जा, मंगलवार है शंकर भगवान की तरफ चले जा, गुरुवार है फलाना लक्ष्मी की तरफ चले जा, इतने बजे जाना, इतने बजे मंदिर में जाना, इतने बजे पूजा करना। अबे ऐसा लगता है कि पंडा फोन पे बात कर। भूभाग, ये गोंडवाना लैंड या गोंडवाना गंडोदीप में यहाँ के जो मूल निवासी है कोयतुर राजा थे, वो अरुण शंभू के नाम से जाना जाता था, 88 शंभू के नाम से जाना जाता था। आज लोग उसके दोनों पति पत्नी अर्धांगिनी को नाम बहुत कम लोगों को याद होता है, लेकिन हम बता दें कि सबका पत्नी का नाम क्या है और किसके जोड़ी थे, वो मैं पूरे 88 शंभू के नाम बताऊंगा। और शंभू के बाद जो अंतिम होगा वो कब शंकर आएगा, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इसमें लिखा हूँ, क्या सच है गोंडवाना भुइयां में 88 शंभुओं का राज था? जी हाँ, पचमढ़ी में राज किए थे। कहाँ किए थे भाई? कोया वंशी गण सगा समुदाय में गोंडी पुनेम से संबंधित जो कथासार व मिथक बैगा भूमिका मुठवा द्वारा मुँह जबानी प्रचलित है, उस आधार पर गोंडी पुनेम की संस्थापना कब और कौन युग में की गई, इसका हम मोटे तौर पर अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। गोंडी पुनेम कथासारों से इस पुनेम की संस्थापना कोया पाली पहानी पाली रूपाल लिंगो मुखवा द्वारा शंभू सेठ के कार्यकाल में की गई है। शंभू सेठ या संयुक्त गोंडी शब्द है। उन्दी माने 1, रन यानी 2, मूंद यानी 3, नानुम यानी 4, संग माने 5, भू माने भूमि, शेख यानी स्वामी यानी 5 खंड धरती के मालिक होता है। सभी शंभू अपने अपने अर्धांगिनियों की जोड़ी से ही जाने जाते हैं, जो निम्न है। पहला 88 शंभू को सुनेंगे। पहला शंभू का नाम है कोसोडुम, उसका पद का नाम है शंभू, और उसकी पत्नी का नाम है अर्धांगिनी का नाम है मूला, और इसका जोड़ी का नाम शंभू मूला। दूसरा है आरुम। दूसरा क्या है? आरुम, और उसका पद का नाम शंभू, पत्नी का नाम गोंदा, और जोड़ी का नाम है शंभू गोंदा। ठीक है। तीसरा है उरपोए, और उसका पद का नाम शंभू और पत्नी का नाम मूरा, जोड़ी का नाम शंभू मूरा। चौथा है सुरको, शंभू, पद का नाम, पत्नी का नाम सया, शंभू, जोड़ी का नाम शंभू सया। पांचवा है चंडोर, शंभू, इसका पद का नाम है रमला, उसके बाद शंभूर मला। सातवां है अर्की, शंभू रया, शंभू रया। इस प्रकार लगातार अगर कहूँ मैं
तो बता दूं कि शंभू रया, शंभू अनेदी, शंभू ठम्मा, शंभू हीरो, शंभू गौरा, शंभू बेला, शंभू तुरसा, मुरपोए आली, शंभू अंशी, शंभू अक्की, शंभू इंको, शंभू इर्चो, शंभू इंद्री, शंभू उमोली, शंभू उनेत्रा, शंभू उक्को, शंभू उकरी, शंभू उकनी, शंभू ठानो, शंभू असरी, शंभू उसरी, शंभू कटकरी, शंभू कनकी, शंभू कजरो, शंभू कचरो, शंभू कलिया, शंभू कमोती, शंभू कनको, शंभू कानी, शंभू किसनी, शंभू कजली, शंभू कट्टो, शंभू कुसार, शंभू कुमो, शंभू कुटरी, शंभू तंजो, शंभू कौरी, शंभू कुटकी, शंभू कुस्को, शंभू कुकारी, शंभू कल्लो, शंभू कल्लो, शंभू कोटी, शंभू कोपे, शंभू कोसी, शंभू मोली, शंभू कोयली, शंभू कुकनी, शंभू कोटी, शंभू गंडो, शंभू गुनेरी, शंभू गन्नो, शंभू गमोती, शंभू गजरो, शंभू गुनेवा, शंभू कजरो, शंभू गुनेत्रा, शंभू गुल्लो, शंभू भूगन्नी, शंभू भूगांगो, शंभू भूगोरी, शंभू गुन्नो, ईसर गौरा। उसके बाद ईसर गौरा, शंभू गुसरी, शंभू गोटी, शंभू गन्नु, शंभू चैतो, शंभू चौरी, शंभू चंद्रो, शंभू चनको, शंभू भूचीनी, शंभू भूचिरो, शंभू चीदी, शंभू चिक्को, शंभू चिवरी, शंभू चिरको, शंभू चिकनी, शंभू बूंदा, शंभू भूसरी, शंभू गुरगिरजा। अच्छा, यहाँ पे ये जो 84 के बाद जो आता है, ठीक है ना, 84 के बाद जब आता है तो इसको ये जो है उमा जब आता है, उमा, ठीक है ना, उमा, सती और गिरिजा पार्वती, 4 जने यहाँ की मूल निवासी नहीं थी। कौन कौन? उमा, सती, गिरिजा, पार्वती। अब आप किसको जानते हैं? आप लोग इन्हीं को ना, जो नहीं है मूल निवासी को जानते हैं ना, उमा को जानते हैं, सती को जानते हैं, गिरिजा को जानते हैं। जो मूल निवासी नहीं उसको जानते हैं। अब 84 लोगों को, इसीलिए हमारा समाज जो है भूल चुका है, ठीक है ना। अब इतने हम लोग पीछे हैं, बड़े भूल चुके हैं, है ना। इस प्रकार हमारा जो शंभू जो व्यवस्था है ये है, और ये 84 तक के हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया मतलब समूहों का राज था 84 लगातार। अब जैसे 85 का कार्यकाल आया तो 85 कार्यकाल में जो पुरुष था वो यहीं का रहने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी जो है अंगारालैंड से थी, ठीक है ना। फिर 86 वाले भी वैसी, फिर 87 वाले भी ऐसी, फिर 88 वाले भी, इसलिए इस व्यवस्था को यहाँ पे बंद कर दिया गया, ठीक है ना। अब यहीं से हमारे लोग जो है भूल चुके हैं, आज तक के अपने जो अस्तित्ववाही अपने गुरु हैं उनको नहीं जान रहे थे, लेकिन अब ये जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण के माध्यम से निश्चित ही अब जो भी हमारा जो पुरातन जो व्यवस्था है, सारी व्यवस्था जो वापस आ सकता है। मध्य प्रदेश से अलग हो रहा था छत्तीसगढ़। उस समय छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले मैं छत्तीसगढ़ी एक कविता बनाया था। आज कविता का नाम है कवि बनते नहीं, ठीक है ना। कवि बनते नहीं, पैदा होते हैं। कवि बनते नहीं, पैदा होते हैं। जहाँ रवि नहीं पहुँचता वहाँ पहुँच जाते हैं कवि। तो आइए सुनिए छत्तीसगढ़ी कविता। कविता का नाम है बड़ा चिंता हो गया तेकरदाई। कविता का नाम क्या है? बड़ा चिंता हो गया तेकरदाई, ठीक है ना। कविता का नाम क्या है? बड़ा चिंता हो गया तेकरदाई। छत्तीसगढ़ के मन सुरता करो अपन दाई, तबे होई तुम्हार भलाई। छत्तीसगढ़ के मन सुरता करो अपन दाई, तबे होई तुम्हार भलाई। बड़ा चिंता हो गया तेकरदाई, बड़ा चिंता हो गया। हमार छत्तीसगढ़ राज्य में अड़बड़ सुघर लड़का हो, हमार छत्तीसगढ़ राज्य में अड़बड़ सुघर लड़का हुए जेकर दादा न दाई, जेकर बड़ा चिंता हो गया तेकरदाई। लड़का हर हंसथे गुठियाथे गीत घलो गाथे। लड़का हर हंसथे गुठियाथे गीत घलो गाथे, और अपन दाई न सुरता करथे तो अड़बड़ करते कर लाई। बड़ा चिंता हो गया तेकरदाई। लड़का के नाम हवे छत्तीसगढ़ राज्य। लड़का के नाम का है? लड़का के नाम हवे छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ी बोलियो करदाई, छत्तीसगढ़ी बोलियो करदाई। बड़ा चिंता हो गया तेकरदाई।
छत्तीसगढ़ी बोली तो जम्मू जन गोठिया था, छत्तीसगढ़ी बोली तो जम्मू जन गोठिया था, लेकिन हिंदी में करथन लिखाई, बड़ा चिंता हो गया अर्थ कर जाए। छत्तीसगढ़ के अलग चिन्हारी कैसे हमन बनाई, छत्तीसगढ़ के अलग चिन्हारी कैसे हमन बनाई, वही बात ला जुड़ मिल के जम्मू जन बताई, वही बात ला जुड़ मिल के जम्मू जन बताई, बड़ा चिंता हो गया अर्थ कर जाए। देख तो कतका सुगर छत्तीसगढ़ी बोली, गीत कविता और नाटक ठिठोरिया और छत्तीसगढ़ी लिपि के बनैया गणेश सिमर पची भैया। करते रहता है भगवान से कि कौन से दिन कहां मिलेगा। बिरसा मुंडा ने बोला, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूं जो ब्राह्मणों की मानता है, मैं ऐसे भगवानों को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता समझता हूं। यह सच्चाई थी बिरसा मुंडा के विचारों में। अलग अलग भाग रहे हैं हम, मैं ये संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं वो संगठन का सचिव हूं। अबे इधर आ, मैं तेरे को इंटरनेशनल अध्यक्ष बना देता, क्या कर लेगा। आप लोग बोल रहे थे सुरजागढ़ की बात, भाग्यश्री ताई ने मेरे कान में बोली एक बात, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो सहमत नहीं है इन बातों से, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हमारे आमदार मिनिस्टर इस कंडीशन में है कि इतनी बड़ी ताकत से लड़ सकते हैं मोदी से, आप आरएसएस से लड़ सकते हैं आप? इतनी बड़ी ताकत है तुम्हारे पास एमएलए लेकिन समाज नहीं है। मैं ये संघटन का हूं, आपला घेरे, आपला वेगळा झंडा ठेव, आपण प्रधान आहो, आपला वेगळं ठेव रे, आपण तो राजगोंडा हो। अबे ये गांडूगिरी कहां से लाए, ये सोच कहां से आई तुमको? ये तो नपुंसक सोच है। आता आपण आपला पूजा उजा करू, आपण सब करेंगे, तुम में और ब्राह्मण में क्या फर्क पड़ गया? अबे लड़ाई के मैदान में अगरबत्ती लगाएगा तो बचेगा कि मरेगा? तमाम ग्राम सभाओं के लोग इतना बड़ा संगठन कर लिए, क्या हाल है? कोई ग्राम सभा को गिन रहा है? मैं खुली बात करता हूं, कोई नहीं गिन रहा है। इस बेल्ट में जितने लोग कारगिल में नहीं मरे, उतने आदिवासी इस क्षेत्र में मरे हैं, चाहे वो पुलिस वाली हो या नक्सलवादी हो। इतनी बड़ी कीमत चुकाई है आदिवासियों ने। उनके हिस्से में क्या आया? गरीबी, भूखमरी, जबरन केसेस, जिसने पानी पिलाया वो भी नक्सलवादी, 13 साल की लड़की नक्सलवादी। अबे क्या है ये? यहां का बच्चा नागपुर में जब जाता है, गढ़चिरौली का बच्चा अपना घर ढूंढने के लिए किराए का घर मांगता है, तो उसको पूछते कहां रहता रे तू, तो बोलता है गढ़चिरौली, तो उसको वो घर नहीं देते, क्योंकि हर बच्चे को वो लोग नक्सलवादी समझते हैं। आदिवासियों की पहचान बना दी गई है। मुसलमान ने कुछ किया तो आतंकवादी, और आदिवासी ने कुछ किया तो नक्सलवादी। ऐसी सोच बना रहे पूरे देश में, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ओबीसी को लगता है आदिवासी को बोल रहा ना, अपन चुप रहो। अबे तेरी पहचान आदिवासियों के भरोसे है। आदिवासी बंदूक की गोली से मारता है। मैं ऐसे क्षेत्र में गया था कल, गट्टा, उसके पहले मैं बस्तर में गया था, उसके पहले गढ़चिरौली के बहुत सारे क्षेत्र में गया था। यहां पर बुखार की गोली नहीं मिलती है, पैरासीटामोल गोली नहीं मिलती है, लेकिन बंदूक की गोली मिलती है। एक झोपड़े वाला आदिवासी जिसका झोपड़ा तन्नस के घास का है, जिसके बदन पे आधे कपड़े हैं, उसके घर के बाजू में AK-47 लेकर पुलिस खड़ी है। मामला क्या है? अबे बंदूक बेच के वो आदिवासी को दे दे, कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल जाएंगी, 2 कपड़े मिल जाएंगे, उसका बच्चा पढ़ लेगा। ऐसे क्षेत्र बनाया गया आदिवासी क्षेत्र में, पूरी पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है, अर्धसैनिक बल लगा दिया गया। ऐसा लगता है कि लड़ाई आदिवासी क्षेत्र में चल रही है। मेरे को समझ में नहीं आता नक्सलवादी भी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं।
ये हालत आदिवासियों की क्यों हो रही है? हमारा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, वो चुप क्यों है? मैंने आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों को देखा, आरक्षण का मसला आता तो चंदे देते हैं। अरे कुछ नहीं, आरक्षण होना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन आश्रम स्कूल का बच्चा भूख से मरता है, उसके साथ बलात्कार होता है, उसका आंदोलन करते हुए कोई कर्मचारी नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। 20-20 दिन तक के तय आदिवासी बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है आश्रम स्कूल में। वो पारदी आदिवासी थे, गोंड को लग रहा था बे पारदी है, बस साले तेरा भाई है ना, तेरे खून का है ना, तू भी नहीं समझेगा। आज आदिवासी भाई किसी को पता चल जाए कि आदिवासी महिला है, गढ़चिरौली भले आदिवासी कहूंगा, हम यहां के राजा होंगे, लेकिन हमारी महिला जब सड़क से जाती है तो दूसरे लोग हंसते हैं, बे ये आदिवासी है, कुछ भी कर ले। इसके समाज के लोगों को कुछ नहीं समझता, इनमें एकता नहीं है। उसका दूसरा मीनिंग यह होता है कि दूसरे लोग आदिवासियों को गांडू समझते हैं। क्या सम्मान है हमारा? क्या सम्मान है? कुछ नहीं है। और यह तो बहुत बड़ी कल्पना है, वो तो बाबा साहब की सोच का कल्पना है कि भाई आदिवासी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी के लोग मिलकर लड़ना चाहिए। यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा होता है क्या? सोच ऐसी बन गई है कि दलितों का प्रश्न है ना तो वो देखते बैठेगा, आदिवासी का प्रश्न है ना वो देखते बैठेगा। अरे बाबा साहब को तो हमने भंडारा से इलेक्शन हरा दिए थे, यहीं के दलित थे, यहीं के आदिवासी थे, यहीं के ओबीसी थे, जो उसका दिया हुआ आरक्षण का उपभोग कर रहे हैं। आज जब जीते जी बाबा साहब को इलेक्शन हरवा दिए भंडारा से, वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से लड़े। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस का छोटा भाई लड़ रहा था इलेक्शन कांग्रेस से, और दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर लड़ रहे थे। आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत किया और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जिताया। जिस आदमी ने बाबा साहब को आखिरी वोट दिया उसका भी नाम बिरसा था। वो बिरसा मुंडा के विचारों के लोग थे जिन्होंने बाबा साहब को पहली बार जिताया। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उनके हाथ में संविधान बनाने का मौका मिला। बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो यह मौका भी अपने को नहीं मिलता। जिसको महात्मा गांधी बोलते हैं, राष्ट्रपिता बोलते हैं आप, वो महात्मा गांधी को स्वतंत्रता का संदेश, उसकी प्रेरणा बिरसा मुंडा से मिली है। उन्होंने लोगों से पूछा ये कौन है, ऐसा ही बोर्ड लगा हुआ था, मैं हमेशा बताते रहता हूं, महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी ने पूछा कितने लोगों के नाम हैं, तो आदिवासी खड़े हुआ, एक ही आदमी का नाम है। तो बोले ये कितने साल जिया? सिर्फ 24 साल जिया। ये क्या चाहता था? मुड़गास मुड़गा मावास, उसका मतलब है मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज। गांधी जी ने बोला इसी आंदोलन की तो पूरे देश को जरूरत है। यहीं से गांधी जी ने टाई और कोट उतारा, लंगोटी पहना और भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी की। अगर गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, गांधी जी जैसे लोग बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेते हैं, आप गांधी जी को राष्ट्रपिता बोलते हैं, बिरसा मुंडा तो इस देश का आजा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो आदिवासी है उसमें कोई बात ही नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है। अभी अपने आप को अंबेडकरी आंदोलन का भी एक अच्छा उदाहरण देता हूं दादा। मैं कुछ उच्च जाति के लोगों ने बौद्ध धर्म ले लिया और उनके साथ अपने लोग भी थे। मैं दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में था, मैं नाम नहीं लेता हूं उनका, सब लोग जानते हैं उनको। वो आके खड़े हो गए, हम बौद्ध हैं। उस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, मैंने भी बोला मैं आदिवासी हूं। तो बोले आप वो नागपुर के कि गढ़चिरौली के हैं? तो मैंने बोला आप ऐसा क्यों पूछ रहे? बोले जो दाढ़ी आप लगते हो थोड़ा सा अलग दिखते हो, गढ़चिरौली वाले ही दिखते हो। तो मैंने बोला मैं गढ़चिरौली का हूं। मैंने बोला उनको कि मैं अंबेडकरवादी हूं, बिरसावादी हूं, लेकिन मैं तरस गया उनके मुंह से सुनने के लिए कि वो अंबेडकरवादी है।
अपने दलित लोग भी खुद को आज बौद्ध बोलते हैं, लेकिन अंबेडकरवादी नहीं बोलते हैं। अबे बाबा साहब नहीं होता तो बुद्ध के दर्शन होते क्या? एक रिक्शे वाले को पूछा था मैंने नागपुर में, आदिवासी रिक्शे वाले को, हंसते हंसते, उसके साथ दलित रिक्शे वाला भी चल रहा था। दोनों जन दारू वारू पिए और मैं उनको देख ही रहा हूं। एक जन ने ऐसी चलते पूछा, बे बुद्ध के बाप का नाम क्या है? तो वो दोनों जन बोले, बे रुक, छोटे से प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा। बोले, मैंने बोला क्या बात है? हम दे रहे बोले उत्तर, बुद्ध के बाप का नाम अंबेडकर है। बोले, मैं थोड़ी देर के लिए चुपचाप हो गया, लेकिन बाद में जब सोचा कि हमारे तक बुद्ध कब आया? जब बाबा साहब ने लाया। बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम आदिवासी था। वो अलार कलाम बुद्ध का गुरु था, जिसने सांख्यिकी दर्शन का उसको पाठ पढ़ाया था। जितने झरने हैं, जितने तालाब हैं, समंदर हैं, नदी हैं, इनको भी ये लोग मालिकाना हक दे रहे हैं। जैसे जंगलों को इन्होंने नेशनल प्रॉपर्टी बना करके सरकारों ने अपने पास काबू करके तोड़ा जा रहा है। जैसे हसदेव के अंदर अभी जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। आदिवासियों को क्यों उजाड़ा जा रहा है? आपको क्या लगता है? आपको लग रहा है प्लांट खुलेगा, आपको लग रहा है कोयला मिलेगा, आपको लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन का दौर है, आपको लगता है कंपनियां करेंगे। लेकिन असली खेल यह है कि जो व्यक्ति अपनी मूल जगह पर रहता है उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। असली खेल यह है। यानी अगर आप अपने गांव में रहते हो, अगर आप अपने गांव में रहते हो, अपनी परंपराओं को फॉलो करते हो, अपनी पारंपरिक वेशभूषा धोती और कुर्ता और पगड़ी पहनते हो जो आपकी पारंपरिक है, तो सरकारों का कोई कानून आपके ऊपर लागू नहीं होता है। हमारा देश कबीलों का ही देश था। हर कबीले का अपना नियम था। गांव को ही कबीला बोलते, गांव कबीला बोलते थे। हमारा परमात्मा प्रकृति रहती है। हमने ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को बहुत तवज्जो दी है साक्षात मान करके, तो वो हमारे पुरखे थे। अपने ही परिवार में हमारा कोई पूर्वज जिसने अपना जीवन समाज को दिया, या जो आगे जिसका वंश बेल नहीं बढ़ी, उसको हमने अपना इष्ट रूप में अपने खेत में स्थापित किया हम लोगों ने। और गांव ने अपना देवता माना दादा खेड़े को। गांव खेड़ा बोलते थे। खेड़ा, दादा खेड़ा ही हमारा सबसे बड़ा देवता रहा। और जब तक दादा खेड़ा रहा तब तक गांव अपनी परंपरा को मानता रहा। मंदिर मस्जिद वाली जो कल्चर है, ये तो अभी राम जब नहीं था तब भी तो कुछ था, जब कृष्ण नहीं था तब भी कुछ था। वो कुछ क्या था? वो प्रकृति थी, वो कुदरत थी जो हमेशा से रहती आई है, जिसने लालन पालन किया है। जो पंच तत्व हम कहते हैं, जो पंच महाभूत हम कहते हैं, वो तो हमेशा थे। उसी को भगवान बोला। वही हमारा पोषण करती थी। उसी को मानने वाले आज भी लोग, सिर्फ ट्राइबल लोग रहते हैं। वो आज भी किसी देवता को नहीं मानते हैं, वो प्रकृति को ही बोलते हैं जय जोहार। जोहार प्रकृति को ही तो बोलते हैं। तो उनके तो संबोधन में भी जय जोहार रहता है। तो वो जो जोहार है, उसको मानने वाले लोग जितने भी हैं, उनको विस्थापित करना है। जैसे ही वो अपनी मूल जगह से गए, वो भी फिर हमारे जैसे शरणार्थी हो जाएंगे। आधार कार्ड बनाने वाले, 5 किलो अनाज पर जीवन यापन करने वाले, रुपयों के ऊपर डिपेंडेंट लोग। आज वो रुपयों पर डिपेंडेंट नहीं है। हर मौसम के लिए उनके पास, अपने पास सब कुछ है। उनका खाने का सब कुछ है। उनको आपका एक सिंगल रुपया नहीं चाहिए। लेकिन एनजीओ भेज करके, नए प्राइवेट लोगों को भेज करके वो वहाँ कह रहे हैं तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ। क्योंकि आपका बच्चा पढ़ेगा तो कलेक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा तो आपकी भाषा में समझाएगा। सरकार का आदेश है, मानना पड़ेगा। जगह तो खाली करनी पड़ेगी। आपके कलेक्टरों ने यही तो किया है ना। और आदिवासी महिला को राष्ट्रपति क्यों बनाया गया था? जिस दिन बनाया गया था, मेरी फेसबुक की वॉल देख लो, जिस दिन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया था, मेरा पहला स्टेटमेंट यह था, अब आदिवासियों का सत्यानाश होगा। क्योंकि इसको बनाया ही इसलिए गया है। जिस जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम है, उस जात का तो नाश प्राथमिकता में है। मैंने बोला उनको कि मैं अंबेडकरवादी हूं, बिरसावादी हूं, लेकिन मैं तरस गया उनके मुंह से सुनने के लिए कि वो अंबेडकरवादी है। अपने दलित लोग भी खुद को आज बौद्ध बोलते हैं, लेकिन अंबेडकरवादी नहीं बोलते हैं। अबे बाबा साहब नहीं होता तो बुद्ध के दर्शन होते क्या? कौन सा समाज है तुम्हारा? कौन है तुम्हारे समाज का चालक, पालक और मालक? किसके इशारे पे चलते हैं आप?
कौन सी व्यवस्था है तुम्हारे पास? यहां का बौद्ध भाई डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का लिखा हुआ ग्रंथ अपने बच्चे के हाथ में देता है, जिसको बुद्ध और उसका धम्म बोलते हैं। तुम्हारे समाज में ऐसा आदमी भी है जो तुम्हारा ही आरक्षण लिया है, कलेक्टर बना है, मिनिस्टर बना है, आमदार बना है, जिला परिषद सदस्य बना है, डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, और समाज के बारे में नहीं सोचता है। तुम्हारा ही आरक्षण लिया है, तुम्हारा ही भाई है। अगर वो बोगस आदिवासी है तो ये गद्दार आदिवासी है जो तुम्हारे समाज के बारे में नहीं सोचता है। थोड़ा पढ़ लिख लिया तो नागपुर भगता है, शहर में जाता है, बड़ा बंगला बनाता है, टीवी और बीबी में रह जाता है। उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है। एक आध बार चंदा दे दिया तो उसको ऐसा लगता मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। अबे तेरा बच्चा आदिवासी नहीं रहेगा। अपनी औकात थी क्या यहां बात करने की? जब तुम आदिवासी ही नहीं रहोगे तो तुम्हारा क्या होने वाला है, थोड़ा सोचना शुरू कर दो। तुम्हारी पहचान खत्म, तुम्हारा अस्तित्व खत्म। जैसे अंडमान निकोबार में आदिवासियों को देखने जाते ताई और ऐसे ब्रेड के टुकड़े फेंकते हैं। वो बच्चे बिगर कपड़े पहने नंगे हमारे आदिवासी लोग आते हैं सामने, जैसे जानवर को रोटी देते हैं। उसको म्यूजियम बोलते हैं, आजाब घर बोलते हैं कि बताते देखो ये ऐसे आदिवासी है। ये गढ़चिरौली में भी चल रहा है। गढ़चिरौली में आदिवासियों के नाम पर इंटरनेशनल फंड आता है। आदिवासी को मालूम ही नहीं कि उसके नाम पे कौन फायदा उठा रहा है। जितने आदिवासियों के संगठन गढ़चिरौली में नहीं है, उतने यहां पर एनजीओ है गैर आदिवासियों के। वो कमा रहे आदिवासी को दिखा दिखा के। मैं मुद्दे से हटके बात कर रहा हूं। 13 साल की आदिवासी लड़की अपने हाथ में बंदूक पकड़ती है, टीवी पे दिखाता है कि यह नक्सली थी, ये लड़की को मारा गया है, ये इसकी उम्र 13 साल है। समाज का कोई आदमी उसके बारे में बात नहीं करता कि आखिर क्या बात है, ये 13 साल की लड़की ने अपने हाथ में बंदूक क्यों पकड़ी। कौन सा समाज है तुम्हारा? कौन है तुम्हारे समाज का चालक पालक और मालक? किसके इशारे पे चलते हैं आप? कौन सी व्यवस्था है तुम्हारे पास? यहां का बौद्ध भाई डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का लिखा हुआ ग्रंथ अपने बच्चे के हाथ में देता है, जिसको बुद्ध और उसका धम्म बोलते हैं। उनका बुद्ध विहार चलता है, उनके स्कूल चलते हैं, भिक्खु काम करते हैं, समता सैनिक दल का काम चलता है, तब जाके समाज का अस्तित्व है। यहां का मुस्लिम भाई 4 साल की उम्र में अपने बच्चे को मदरसा में लेके जाता है, उनके भी स्कूल चलते हैं, बच्चों को जमात में लेके जाते हैं। वो अपने बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ देता और बोलता बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है, इसको लेके चल। यहां का ब्राह्मण भाई अपने बच्चे के हाथ में वेद देता है, पुराण देता है और बोलता है इसको चला। आज तो व्यवस्था उनके हाथ में है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके बच्चे ने बोला मैं कौन हूं, मेरा इतिहास क्या है, मेरा वंश क्या है, मैं किस वंश का हूं, मेरा क्या इतिहास है, मैं कौन हूं, मेरे दोस्त कौन है, मेरे दुश्मन कौन है, मेरे को कैसे जीना है। आपको पूछा आई मला एक पुस्तक देऊन दे, नाकुन उंदी किताब सिम्मा दाई नाकुन किताब सिम नावा जीवन साठी बती तेरी सीसी में मुन्नेट साठी, मेरे आगे के जीवन के लिए कुछ मेरे को दे। क्या देंगे तुम लोग? क्या है तुम्हारे पास अपने बच्चों को देने के लिए? ऐसा समाज, सिर्फ शादी में 100 लोग 5000 लोग दिखते हैं और मैयत में 5 लोग, इसको समाज नहीं बोलते हैं। एक तरफ गोंड भाग रहा है, एक तरफ प्रधान भाग रहा है, एक तरफ माड़िया भाग रहा है। बे तेरा खून एक है, तेरा डीएनए एक है, तेरी संस्कृति एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। बाबूराव शर्मा के ने बोला था, जो आदमी अपने भाई को भाई नहीं समझता मैं उसको गांडू समझता हूं। वो नामर्द है जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता, वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा। ये बाबूराव शर्मा के ने बोला है।
क्या लगता था बाबूराव शर्मा के आपका? चलो आप अपने भाई को बोलो कि मेरे लिए तू फांसी के तख्ते पे चढ़ जा, अपने बाप को बोलो, अपने बेटे को बोलो, अपनी बहन को बोलो कि मेरे लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ जा, नहीं चढ़ेगा। लेकिन बाबूराव शर्मा के तुम्हारे लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ा, खत्म हो गया वो। उसकी बीबी थी, उसके बच्चे थे, उसके मां थी। यहां के गोंड ने नहीं बताया कभी कि कहां है बाबूराव शर्मा के का परिवार। यहां के प्रधान ने नहीं बताया कभी बाबूराव शर्मा के का परिवार कहां है। यहां के माड़िया ने नहीं बताया, और बाबूराव शर्मा के जो आंदोलन में लोग थे उन्होंने भी नहीं बताया। इतना बेईमान समाज है ये, जिसको उनके परिवार का भी पता नहीं है। बाबूराव शर्मा के बाद उसके बच्चे का, उसके परिवार का क्या हुआ, कोई नहीं बताता है। मैं रिसर्च कर रहा हूं। सुबेरे बाबूराव शर्मा के को फांसी की सजा होती है और दोपहर में फांसी के तख्ते पे खड़ा कर देते हैं। यह विश्व का पहला केस है। कोई भी सजा आफ्टर 24 आवर्स होती है, लेकिन 2 घंटे में बाबूराव शर्मा के को इन्होंने फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया। पहली बार फांसी का फंदा टूट गया, दूसरी बार चढ़ाया, और तीसरी बार मरने के बाद उसके कोई अवशेष नहीं बचना चाहिए, ऐसे मनुवादी चाहते थे। उन्होंने उसको चूने की भट्टी में डाला, क्योंकि बाबूराव शर्मा के सभी जगह बोलता था कि राज हमारा है तो व्यवस्था भी हमारी होनी चाहिए। यह सच्चाई थी उसकी। हमारे दिमाग में डाला जाता है कि ये शनिवार है, हनुमान जी की तरफ चले जा, मंगलवार है, शंकर भगवान की तरफ चले जा, गुरुवार है, फलाना लक्ष्मी की तरफ चले जा, इतने बजे जाना, इतने बजे मंदिर में जाना, इतने बजे पूजा करना। अबे ऐसा लगता है कि पंडा फोन पे ही बात करते रहता है भगवान से कि कौन से दिन कहां मिलेगा। बिरसा मुंडा ने बोला, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता हूं जो ब्राह्मणों की मानता है, मैं ऐसे भगवानों को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता समझता हूं। यह सच्चाई थी बिरसा मुंडा के विचारों में। अलग अलग भाग रहे हैं हम। मैं ये संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं वो संगठन का सचिव हूं। अबे इधर आ, मैं तेरे को इंटरनेशनल अध्यक्ष बना देता, क्या कर लेगा? आप लोग बोल रहे थे सुरजागढ़ की बात। भाग्यश्री ताई ने मेरे कान में बोली एक बात, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो सहमत नहीं है इन बातों से, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हमारे आमदार मिनिस्टर इस कंडीशन में है कि इतनी बड़ी ताकत से लड़ सकते हैं मोदी से? आप आरएसएस से लड़ सकते हैं? आप इतनी बड़ी ताकत है तुम्हारे पास एमएलए, लेकिन समाज नहीं है। मैं ये संगठन का हूं, आपला घेरे, आपला वेगळा झंडा ठेव, आपण प्रधान आहो, आपला वेगळं ठेव रे, अपन तो राजगोंडा हो। अबे ये गांडूगिरी कहां से लाए? ये सोच कहां से आई तुमको? ये तो नपुंसक सोच है। आता अपन आचा आपला पूजा उजा करू, अपन सब करेंगे, तुम में और ब्राह्मण में क्या फर्क पड़ गया? अबे लड़ाई के मैदान में अगरबत्ती लगाएगा तो बचेगा कि मरेगा? तमाम ग्राम सभाओं के लोग इतना बड़ा संगठन कर लिए, क्या हाल है? कोई ग्राम सभा को गिन रहा है? मैं खुली बात करता हूं। हम न डरेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे। ये हाहाकार अत्याचार हम न सहेंगे, ये हाहाकार अत्याचार हम न सहेंगे। जहाँ हक न मिले तेरा मेरा वहीं लड़ेंगे, जहाँ हक न तेरा मेरा वहीं लड़ेंगे। ये हाहाकार अत्याचार हम न सहेंगे, ये हाहाकार अत्याचार हम न सहेंगे। जहाँ हक न मिले तेरा मेरा वहीं लड़ेंगे, जहाँ हक न मिले तेरा मेरा वहीं लड़ेंगे। हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, हम तो
था भर लो उनमें बिजलियां, जिन रगों में खून था भर लो उनमें बिजलियां, बिजलियों से खाक कर दो सोने की वो बस्तियां, बिजलियों से खाक कर दो सोने की वो बस्तियां, इस खाक से फूटेगा अपनी जिंदगी का फूल, खाक से खिलेगा अपनी जिंदगी का फूल, फिर महकेगी जिंदगी होगा न कोई सूल, फिर महकेगी जिंदगी न होगा न कोई सूल। हम तो लड़ेंगे हम न डरेंगे, हम न लड़ेंगे हम न डरेंगे, हम तो लड़ेंगे हम न डरेंगे, हम न लड़ेंगे हम न डरेंगे। एक से कदम है यारा एक कदम ताल है, एक से कदम है यारा एक कदम ताल है, एक सी आवाज अपनी एक सा अंदाज है, एक सी आवाज अपनी एक सी अंदाज है। हम जोर से जो थाप दे तो तख्त हिलेगा, हम जोर से थाप दे तो तख्त हिलेगा, फिर गरजेगी धरती आकाश हिलेगा, फिर गरजेगी धरती आकाश हिलेगा। हम जो लड़ेंगे हम न डरेंगे, अरे हम न लड़ेंगे हम न डरेंगे, ये हाहाकार अत्याचार हम न सहेंगे, ये हाहाकार अत्याचार हम न सहेंगे। हम तो लड़ेंगे हम तो लड़ेंगे हम न डरेंगे। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस सभा में आज तारीख 9 अक्टूबर 2024 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। चलिए धन्यवाद, बैठिए प्लीज। कोई नहीं गिन रहा है। इस बेल्ट में जितने लोग कारगिल में नहीं मरे उतने आदिवासी इस क्षेत्र में मरे हैं, चाहे वो पुलिस वाली हो या नक्सलवादी हो। इतनी बड़ी कीमत चुकाई है आदिवासियों ने। उनके हिस्से में क्या आया? गरीबी, बैठ के चाहे वो करके गोला भूखमरी, जबरन केसेस, बैठ के चाहे इधर से उधर पार हो, चाहे जिसने पानी पिलाया वो भी नक्सलवादी, 13 साल की लड़की नक्सलवादी। अबे क्या है ये? अंदर से बाहर इधर यहाँ का बच्चा नागपुर में जब जाता है, गढ़चिरौली का बच्चा अपना घर ढूंढने के लिए किराए का घर मांगता है, तो उसको पूछते कहाँ रहता रे तू? अलग जने का है नाम, तो बोलता है गढ़चिरौली, तो उसको वो घर नहीं देते, क्योंकि हर बच्चे को वो लोग नक्सलवादी समझते हैं। आदिवासियों की पहचान बना दी गई। मुसलमान ने कुछ किया तो आतंकवादी, और आदिवासी ने कुछ किया तो नक्सलवादी। ऐसी सोच बना रहे पूरे देश में, हम समझ ही नहीं पा रहे। ओबीसी को लगता है आदिवासी को बोल रहा ना, अपन चुप रहो। अबे तेरी पहचान आदिवासियों के भरोसे। आदिवासी बंदूक की गोली से मारता है। मैं ऐसे क्षेत्र में गया था कल, गट्टा, उसके पहले मैं बस्तर में गया था, उसके पहले गढ़चिरौली के बहुत सारे क्षेत्र में गया था। छोड़ना नहीं हाथ को। यहाँ पर बुखार की गोली नहीं मिलती है।
पैरासीटामोल गोली नहीं मिलती है, लेकिन बंदूक की गोली मिलती है। एक झोपड़े वाला आदिवासी जिसका झोपड़ा तन्नस के घास का है, जिसके बदन पे आधे कपड़े हैं, उसके घर के बाजू में AK-47 लेकर पुलिस खड़ी है। मामला क्या है? अबे बंदूक बेच के वो आदिवासी को दे दे, कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल जाएंगी, 2 कपड़े मिल जाएंगे, उसका बच्चा पढ़ लेगा। ऐसे क्षेत्र बनाया गया आदिवासी क्षेत्र में, पूरी पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है। चलो चलो जल्दी करो, अर्धसैनिक बल लगा दिया गया। ऐसा लगता है कि लड़ाई आदिवासी क्षेत्र में चल रही है। मेरे को समझ में नहीं आता नक्सलवादी भी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हालत आदिवासियों की क्यों हो रही है? हमारा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, वो चुप क्यों है? मैंने आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों को देखा, आरक्षण का मसला आता तो चंदे देते हैं। अरे कुछ नहीं, आरक्षण होना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन आश्रम स्कूल का बच्चा भूख से मरता है, उसके साथ बलात्कार होता है, उसका आंदोलन करते हुए कोई कर्मचारी नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। 20-20 दिन तक के ताई आदिवासी बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है आश्रम स्कूल में। वो पारदी आदिवासी थे, गोंड को लग रहा था बे पारदी है। बस साले तेरा भाई है ना, तेरे खून का है ना, तू भी नहीं समझे को सुलझाना है ना आपको, कैसे आज आदिवासी भाई किसी को पता चल जाए कि आदिवासी महिला है, गढ़चिरौली भले आदिवासी कहूंगा, हम यहाँ के राजा होंगे, लेकिन हमारी महिला जब सड़क से जाती है तो दूसरे लोग हंसते हैं। हो रहे हैं भाई, चलो चलो चलो। ये आदिवासी कुछ भी कर ले, इसके समाज के लोगों को कुछ नहीं समझता, इनमें एकता नहीं है। नहीं छोड़े। उसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि दूसरे लोग आदिवासियों को गांडू समझते हैं। क्या सम्मान है हमारा? क्या सम्मान है? कुछ नहीं। और ये तो बहुत बड़ी कल्पना है, वो तो बाबा साहब की सोच का कल्पना है कि भाई आदिवासी, ST, SC, माइनॉरिटी के लोग मिलकर लड़ना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा होता है क्या? सोच ऐसी बन गई है कि दलितों का प्रश्न है ना तो वो देखते बैठेगा, आदिवासी का प्रश्न है ना वो देखते बैठेगा। अरे बाबा साहब को तो हमने भंडारा से इलेक्शन हरा दिए थे, यहीं के दलित थे, यहीं के आदिवासी थे, यहीं के OBC थे, जो उसका दिया हुआ आरक्षण का उपभोग कर रहे हैं आज। जब जीते जी बाबा साहब को इलेक्शन हरवा दिए भंडारा से, वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से लड़े। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस का छोटा भाई लड़ रहा था इलेक्शन कांग्रेस से, और दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर लड़ रहे थे। आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत किया और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जिताया। जिस आदमी ने बाबा साहब को आखिरी वोट दिया उसका भी नाम बिरसा था। वो बिरसा मुंडा के विचारों के लोग थे जिन्होंने बाबा साहब को पहली बार जिताया। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उनके हाथ में संविधान बनाने का मौका मिला। बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो यह मौका भी अपने को नहीं मिलता। जिसको महात्मा गांधी बोलते हैं, राष्ट्रपिता बोलते हैं आप, वो महात्मा गांधी को स्वतंत्रता का संदेश, उसकी प्रेरणा बिरसा मुंडा से मिली है। उन्होंने लोगों से पूछा ये कौन है, ऐसा ही बोर्ड लगा हुआ था, मैं हमेशा बताते रहता हूं, महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी ने पूछा कितने लोगों के नाम हैं, तो आदिवासी खड़े हुआ, एक ही आदमी का नाम है। तो बोले ये कितने साल जिया? सिर्फ 24 साल जिया। ये क्या चाहता था? मुड़गास मुड़गा मावास, उसका मतलब है मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज। गांधी जी ने बोला इसी आंदोलन की तो पूरे देश को जरूरत है। यहीं से गांधी जी ने टाई और कोट उतारा, लंगोटी पहना और भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी की। अगर गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, गांधी जी जैसे लोग बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेते हैं, आप गांधी जी को राष्ट्रपिता बोलते हैं, बिरसा मुंडा तो इस देश का आजा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो आदिवासी है उसमें कोई बात ही नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है। अभी अपने आप को अंबेडकरी आंदोलन का भी एक अच्छा उदाहरण देता हूं दादा मैं। कुछ उच्च जाति के लोगों ने बौद्ध धर्म ले लिया और उनके साथ अपने लोग भी थे।
मैं दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में था, मैं नाम नहीं लेता उनका, सब लोग जानते हैं उनको। वो आके खड़े हो गए, हम बौद्ध हैं। उस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, मैंने भी बोला मैं आदिवासी हूं। तो बोले आप वो नागपुर के कि गढ़चिरौली के हैं? तो मैंने बोला आप ऐसा क्यों पूछ रहे? बोले जो दाढ़ी आप लगते हो थोड़ा सा अलग दिखते हो, गढ़चिरौली वाले ही दिखते हो। तो मैंने बोला मैं गढ़चिरौली का हूं। मैंने बोला उनको कि मैं अंबेडकरवादी हूं, बिरसावादी हूं, लेकिन मैं तरस गया उनके मुंह से सुनने के लिए कि वो अंबेडकरवादी है। अपने दलित लोग भी खुद को आज बौद्ध बोलते हैं, लेकिन अंबेडकरवादी नहीं बोलते हैं। अबे बाबा साहब नहीं होता तो बुद्ध के दर्शन होते क्या? एक रिक्शे वाले को पूछा था मैंने नागपुर में, आदिवासी रिक्शे वाले को, हंसते हंसते, उसके साथ दलित रिक्शे वाला भी चल रहा था। दोनों जन दारू वारू पिए और मैं उनको देख ही रहा हूं। एक जन ने ऐसी चलते पूछा, बे बुद्ध के बाप का नाम क्या है? तो वो दोनों जन बोले, भाई रुक, छोटे से प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा। बोले, मैंने बोला क्या बात है? हम दे रहे बोले उत्तर, बुद्ध के बाप का नाम अंबेडकर है। मैं थोड़ी देर के लिए चुपचाप हो गया, लेकिन बाद में जब सोचा कि हमारे तक बुद्ध कब आया? जब बाबा साहब ने लाया। बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम, आदिवासी था वो। फिर पीछे अलार कलाम बुद्ध का गुरु था, जिसने सांख्यिकी दर्शन का उसको पाठ पढ़ाया। नहीं मारने मतलब पूरा मार नहीं सकता।